प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है राकेट का सिद्धांत व गति का समीकरण। प्रिंसिपल एंड मोशन ऑफ ए राकेट। राकेट है जो परिवर्ती द्रव्यमान निकाय का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इस राकेट का जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है राकेट, वो देखिए। राकेट है जो एक तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अब राकेट की जो डायग्राम है वो हमने रेखिक आरेख है जो इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार किस प्रकार की इसमें कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो राकेट जो होता है उसके अंदर द्रव ईंधन के रूप में हम लेते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव पैराफीन, और आक्सीकारक के रूप में हम H2O2 और HNO3 काम में लेते हैं, और दोनों को हम अलग अलग कक्षों में भर देते हैं। तो यहाँ द्रव ईंधन है, यहाँ पर द्रव आक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। अब दोनों को पंप द्वारा दहन कक्ष में भेजा जाता है। तो दहन कक्ष में जब भेजेंगे तो इनके ईंधन जलेगा। ईंधन जलने के कारण वहाँ पर गैस बनेगी और गैस के दाब और ताप दोनों में वृद्धि होगी। और ये जो गैसें हैं, राकेट के जो पिछला भाग है उसमें संकुचित द्वार होता है, नोजल, उससे अत्यधिक वेग से जो है बाहर की ओर निकलती है, यानी एग्जॉस्ट होती है, ठीक है। तो तीव्र वेग से निकलेंगी जब ये गैसें, तो उनके कारण रॉकेट पर एक विपरीत दिशा में, यानी अगर गैस नीचे की ओर निकल रही है तो रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ठीक है। किसके कारण लगेगा? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग रॉकेट पर एक बल ऊपर की ओर लगेगा, जिससे रॉकेट क्या होगा, त्वरित गति से आगे बढ़ता जाता है। और रॉकेट में क्या हो रहा है कि ईंधन के रूप में जो गैस जल रही है, तो गैस जलने के कारण रॉकेट का जो है द्रव्यमान कम होता जाता है, और कम होने के कारण इसका जो है त्वरण क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए, जेट के रूप में गैसें, गर्म गैसें बाहर इधर निकल रही हैं और रॉकेट इधर गति करेगा, ठीक है। आगे देखिए, माना किसी क्षण टी पर रॉकेट यानी ईंधन सहित उसकी पूरा स्ट्रक्चर और उसमें भरा हुआ फ्यूल दोनों सहित इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, और किसी स्थिर निर्देश तंत्र यानी प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष इसका वेग v है। माना सूक्ष्म समयांतराल dt से रॉकेट से जेट के रूप में जो गैस निकली है उस गैस का द्रव्यमान dm है। प्रयोगशाला तंत्र में इस पीछे की ओर निकलती गैस का जो वेग है वो u सदिश है। अब इस गैस के जेट के रूप में बाहर निकलने के कारण रॉकेट पर एक प्रतिक्रियात्मक बल लगेगा, और जिसके कारण रॉकेट की जो गति है आगे की दिशा में होगी, ठीक है। तो एग्जॉस्ट जो वेलोसिटी है उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, VR इक्वल टू U माइनस वी। और परिवर्तित द्रव्यमान निकाय के लिए, क्योंकि रॉकेट एक जो परिवर्तित द्रव्यमान निकाय का उदाहरण है, तो उसके लिए जो गति का समीकरण है अब डायरेक्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, m dv अपॉन dt इक्वल टू F एक्सटर्नल प्लस VR dm अपॉन dt, जहाँ पर F जो है बाह्य बल है। तब जो रॉकेट है उस पर बाह्य बल कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं, एक तो गुरुत्वीय बल और एक वायु का प्रतिरोध, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ अगर हम गुरुत्वीय बल में परिवर्तन और वायु के प्रतिरोध को अगर नगण्य माने तो ये जो बल है कितना हो जाएगा, F इक्वल टू mg के बराबर,
यानी जी में परिवर्तन तो कम हो रहा है, तो एफ इक्वल टू एम जी हो गया, वायु का प्रतिद्वंद नगण्य हो गया। तो बाह्य बल कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम जी। ठीक है, मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगी इक्वेशन, एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एम जी प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। ये इक्वेशन आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो रॉकेट की जो गति है, यानी ये जो वेग v है ये तो ऊपर की ओर है, लेकिन वी आर और g क्या होंगे, नीचे की ओर कार्य करते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम समीकरण 2 को लिखें तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, वो देखिए। एम डी वी अपॉन डी टी, जी नीचे की ओर कार्य करेगा इसलिए मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऊपर की ओर है उसको पॉजिटिव से, तो ये वाला पद तो पॉजिटिव रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस एम जी, और वी आर जो है वो भी नीचे की ओर, तो यानी माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या रीअरेंज कर लीजिए। डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी टी माइनस वी आर डी एम अपॉन एम। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो v इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी आर लॉग एम, 1/m का कितना हो जाएगा, लॉग एम प्लस हम कांस्टेंट सी। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 3। अभी जो कांस्टेंट है सी, इसका मान जो है हम प्रारंभिक कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं, यानी t इक्वल टू 0 पर जो कंडीशन होंगी उसके हिसाब से हम इस कांस्टेंट c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए प्रारंभ में यानी t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू कितना है, v नॉट के बराबर, और m है m नॉट हो, तो क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए, और एक कांस्टेंट c का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, v नॉट प्लस वी आर लॉग m नॉट। इसको नाम दे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से मान रख दीजिए समीकरण 3 में, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये, v इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम प्लस वी नॉट प्लस वी आर लॉग एम नॉट। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लीजिए। तो v का जो मान है हमारे पास कितना आ जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर लॉग एम नॉट अपन एम माइनस जी टी। ठीक है, हल करना आसान है। इसमें एक यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल किया है, लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस एन, तो वो फार्मूला इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर ये वाला पद लिखा है। ठीक है, बाकी सब कैलकुलेशन ईजी है। तो अगर इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है, v अंतिम हो, तो उसके लिए क्या होगा कि जो t जो टाइम है वो टाइम होगा जबकि संपूर्ण ईंधन जल जाए, क्योंकि अंतिम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, संपूर्ण ईंधन जल जाएगा, उस समय जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो अंतिम वेलोसिटी कहलाएगी। तो अंतिम वेग के लिए t जो है संपूर्ण ईंधन को जलाने में लगा समय होगा, m रॉकेट का अंतिम द्रव्यमान और v रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर गुरुत्वीय बल के प्रभाव को भी नगण्य मान लें, तो उस केस में जो वेग है वो किस प्रकार ले सकते हैं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम। अगर रॉकेट का प्रारंभिक वेग भी 0 मान लें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा वी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम। तो जैसी कंडीशन हो उसके स्थान पर हम ऐसा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मेन फार्मूला तो हमारे पास ये है कि अंतिम वेलोसिटी जो है, अगर जो टाइम t है वो संपूर्ण ईंधन के जलने में लगा समय है, तो ये जो v है वो अधिकतम वेग को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, बहुचरणी रॉकेट, यानी जो एकल चरणी रॉकेट है उसके द्वारा हम उतनी
वेलोसिटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाए। तो उतनी वेलोसिटी या उससे ज़्यादा वेलोसिटी हमें प्राप्त करने के लिए बहुचरणीय रॉकेट यानी मल्टी स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो देखिए, एक चरणीय रॉकेट द्वारा रॉकेट के संपूर्ण ईंधन को जलाने पर एक निश्चित सीमा तक ही अधिकतम वेग प्राप्त करना संभव है। किसी भी स्थिति में एक चरणीय रॉकेट का उससे अधिक वेग प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी एक अधिकतम वेलोसिटी हम प्राप्त कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम एक चरणीय रॉकेट का वेग प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। तो गुरुत्वीय बल तथा वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? एक तो निर्वातक वेग एग्जॉस्ट वेलोसिटी वी और द्रव्यमान अनुपात m0/m द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रयुक्त रासायनिक ईंधनों के द्वारा प्राप्त वी का मान 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं हो सकता। वी का जो अधिकतम मान है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक करेंगे तो रॉकेट के अंदर शीतलन की समस्या उत्पन्न होने लग जाएंगी, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा तो उसके कारण उसको शीतल करना पड़ेगा, नहीं तो रॉकेट की बॉडी है जो बाहर की जल जाएगी। दूसरा है अनुपात m0/m का जो व्यवहारिक मान है, प्रैक्टिकल मान जो संभव हो सकता है वो 4 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए भी हमें अगर इसका मान m0/m का 4 से ज़्यादा रखेंगे तो उसके लिए जो रॉकेट की जो बॉडी है बाहर का जो कवच है मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एकल जो चरणीय रॉकेट का है पूरा ईंधन दहन होने पर अधिकतम वेग कितना प्राप्त हो जाएगा? v अंतिम इक्वल टू 2.5 log e4 हल कर लीजिए मान रखकर, तो इसका आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जी, ये जो वेग है वो प्लाइन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है। अगर किसी चीज़ का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है तो वो चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर नहीं जा सकती है। और हमें तो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना है, चांद पर भेजना है, कहीं भी भेजना है, तो उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना पड़ेगा और उसके लिए उसका वेलोसिटी 11.2 या इससे अधिक होनी चाहिए। तो इस कारण जो एक चरणीय रॉकेट है को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना संभव नहीं है, क्योंकि इसका वेग कितना है? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए एक चरणीय जो रॉकेट है हमारे काम का नहीं है। तो अब इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए? तो इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो है बहुचरणीय रॉकेट यानी मल्टी स्टेज रॉकेट। तो मल्टी स्टेज जो रॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है? 2, 3 या 4 रॉकेट के चरण होते हैं। रॉकेट जब उड़ान भरता है तो सबसे पहले प्रथम चरण का रॉकेट कार्य करता है और जब इसका ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह उससे अलग हो जाता है। और फिर क्या होता है? दूसरा चरण का कार्य करना प्रारंभ कर देता है और ये क्रम चलता जाता है। और रॉकेट के प्रत्येक नए चरण के कार्य प्रारंभ करने पर उसके त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे उसकी गति बढ़ती जाती है। और त्वरण क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि इसमें से जो एक स्टेज, जैसे 4 स्टेज लगी हुई है रॉकेट पर, तो जैसे एक स्टेज का फ्यूल ख़त्म होगा तो वो वाला भाग उससे हट जाता है, तो द्रव्यमान में कमी होगी और उसका त्वरण बढ़ जाएगा। फिर दूसरा स्टेज का रॉकेट जो फ्यूल ईंधन का जो टैंक है वो कार्य करेगा और उसके ख़त्म होने पर वो दूसरा वाला हट जाएगा। फिर रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगी और उसका त्वरण बढ़ेगा। तो प्रत्येक स्टेज जब भी कार्य करेगी तो उसका त्वरण है जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो रॉकेट के है जो कई चरण जोड़कर अंतिम रॉकेट द्वारा इच्छित आवश्यक वेग प्राप्त किया जाता है। अतः बहुचरणीय रॉकेट के अंतिम चरण द्वारा प्राप्त वेग उतने ही भार तथा उतने ही मात्रा के ईंधन वाले
एक चरणी रॉकेट की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी उतना ही भार और उतने ही फ्यूल का इस्तेमाल करने में एक चरणी रॉकेट बनाए और उतना ही बहुचरणी रॉकेट बनाए तो बहुचरणी जो रॉकेट है उसका अंतिम वेग एक चरणी रॉकेट की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो मल्टी स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल करके हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्ती द्रव्यमान निकाय का एक सबसे अच्छा उदाहरण है रॉकेट का, और इसका अध्ययन आज हमने किया है। ठीक है, धन्यवाद।